देखिए, इस वक्त हम जंगल में हैं और रिपोर्टिंग करने आए हुए हैं। हमारे साथ जो है सुकमा के वरिष्ठ पत्रकार सतीश चांडक जी हैं और न्यूज़ लाइब्रेरी के शेख सलीम हैं और मैं शहनवाज हूं। और मैं इसलिए अभी बात करने के लिए आया हूं क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि अब नक्सलवाद खत्म होने वाला है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि अब नक्सलवाद अपने हथियार रखेंगे और शायद हो सके तो आने वाले समय में हम इन जंगलों में रिपोर्टिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन का एक्शन और जवानों का ऑपरेशन लगातार जारी है और इस ऑपरेशन ने लगभग 4 महीने में 200 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया है और माओवादी भी लगभग 400 से ज्यादा माओवादी जो है सरेंडर कर चुके हैं। और आज इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले 2 लेट पत्र आया था नक्सलियों की ओर से, जिसपे बात करना, मंथन करना, अपना विचार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो नक्सली हैं, ये वो माओवादी हैं जो पिछले 4 दशक यानी 40 सालों से बस्तर पे लाल लकीरों से अपना नाम लिख चुके थे। लेकिन अब वो लाल लकीर, लाल सियाही और लाल सलाम के नारों को मिटाने का समय आ गया, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर अभियान छेड़ा और उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स कर दिया कि साल 2026 31 मार्च को नक्सलवाद देश भर से नामो निशान मिट जाएगा। जो नक्सलवाद साल 2024 तक लगभग 36 जिलों में हुआ करता था, वो अब मात्र 6 जिलों में सीमित रह गया है। उन 6 जिलों में सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर आज भी बस्तर के वो इलाकों में आते हैं, उन इलाके में आते हैं जो नक्सलियों के साए में और नक्सलियों के डर से वहां के ग्रामीण हमेशा घबराए रहते हैं और लगातार सुरक्षा बल के जवान अपनी शहादत के बावजूद भी उस इलाके में गश्त करते हुए और नक्सलियों से लड़ते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो साथी है मैं उनसे भी बात करूंगा। उससे पहले आप सभी का न्यूज़ लाइब्रेरी के इस मंच साझा करने के लिए मैं पहले शेख सलीम और हमारे साथी सतीश चांडक भैया का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप लोग हमें देख रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब 15 मई को जो नक्सलियों की बैठक हुई थी, उससे पहले 10 मई को जो नक्सलियों का महासचिव था बसवा राजू, उन्होंने एक लेटर जारी किया था। लेटर जारी करने के बाद उनकी बैठक 15 मई को होती है और 23 मई को एक बड़ा मुठभेड़ होता है। उस मुठभेड़ में बसवा राजू समेत 28 नक्सली लीडर मारे जाते हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये वो दिन था जब जवानों को उनकी अपनी सफलता मिली थी और नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद एक समय ऐसा आ गया था कि अब नक्सली वापस जो है बैकफुट पर थे और नक्सली चाहते थे कि अब हम शांति वार्ता नहीं करेंगे, अब हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद समय बीतता गया, लेकिन 15 अगस्त को नक्सलियों ने एक फिर से लेटर जारी किया था। उस लेटर को 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक आने में 1 महीना लग गया। उस 1 महीना के अंतराल में फिर से दंडकारन जोनल का जो हेड है वो हिडमा को बनाया गया। ये वही हिडमा है, खुखार हिडमा, जिसको सरकार खोजती है, जिसके ऊपर करोड़ों का इनाम रखी है, लेकिन वो हिडमा आज तक मिल नहीं पाया। लेकिन उसके बाद फिर से अभय जो है नक्सलियों के प्रवक्ता, उसने एक लेटर जारी करता है और उस लेटर के माध्यम से अपनी एक वॉइस रिकॉर्ड जो है भेजता है। उस वॉइस रिकॉर्ड को भी मैं आपको सुनाऊंगा और साथ ही उस लेटर के बारे में भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। इससे पहले उस लेटर पर हम जाएं, सबसे पहले हमारे साथ ही जो है मैं उनसे एक बार एक चर्चा करना चाहता हूं कि क्या नक्सलवाद पे भरोसा करना जरूरी है? क्यों सरकार को नक्सलवाद की जो बात है पत्र के माध्यम से जो उन्होंने भेजा है, सतीश भैया, इस पे आप क्या कहते हैं? उनकी बात को समझना चाहिए, उनकी बात जो उन्होंने वो कह रहे हैं कि सीज फायर को रोका जाए, सीज फायर को रोकने के बाद क्या नक्सली बैकफुट पर आएंगे या हथियार रखेंगे या फिर वो अपनी रणनीति बनाएंगे? इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है और हम बस्तर की बात करें तो पिछले जब से अमित शाह ने मार्च 2026 का जो जिक्र किया है नक्सलवाद खात्मे को लेकर, तब से सरकार अपना काम कर रही है। इस बीच बहुत सारे घटनाक्रम बदले हैं
और अब जो माओवादियों का पत्र जारी हुआ, इससे पहले एक माओवादियों का लेटर जारी हुआ था जिसमें उन्होंने शर्त रखी थी कि युद्ध रोका जाए, फोर्स को बैक किया जाए, समय मांगा था, जिस पर सरकार ने 2 टूक में जवाब दिया था कि ऑपरेशन नहीं रुकेंगे, अगर आपको बातचीत करना है तो आप पहले हथियार छोड़ें, उसके बाद ही बातचीत संभव है। अब उसके बाद जो है माओवादियों का भी एक और पत्र आया है और इस पत्र में माओवादियों ने इस बात का जिक्र भी किया है कि हम हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं और एक बातचीत का माहौल बने, और जो भी उस पत्र में है कि निचले कैडर से लेकर जो जेलों में बंद लोग हैं उनसे विचार मांगे, जैसा भी है। लेकिन मेरी ये सोच है कि सरकार तो अपना काम कर रही है, नए कैंप खुल रहे हैं। आज भी एक सुकमा जिले में मुठभेड़ हुई जिसमें 5 लाख की नक्सली महिला मारी गई है, बीजप में मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों की तरफ से लगातार कुछ हत्याएं भी हो रही है। कल हत्या हुई है, परसों हत्या हुई है। तो मेरा एक मानना है कि सरकार अपना काम कर ही रही है और साथ साथ में अगर माओवादी अगर पत्र लिख रहे हैं तो उनकी बातों को भी थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और एक पहल करनी चाहिए। जो सरकार तो अपना काम कर रही है, जहाँ कैंप खुला तो कैंप खुल गया है, और लेकिन एक मौका देना चाहिए कि अगर चलो ठीक है आप हथियार डालने की बात कर रहे हो तो सरकार को पहल करना चाहिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे बात करना है। आप हथियार छोड़ें, उसके बाद आपको जो प्लेटफॉर्म पे आकर सरकार से बात करना है आप आके बातचीत करें। ये एक सरकार की तरफ से ऐसा बयान आना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। क्योंकि अगर माओवादी हथियार छोड़ने के लिए अगर बात कर रहे हैं, अगर पत्र में थोड़ी बहुत भी अगर सच्चाई है, क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि लगातार जो पत्र आते हैं, जो सोर्स से पत्र आते हैं, पत्र तो माओवादियों का ही पत्र है, इसमें अभी जो है संशय वाली बात नहीं है क्योंकि उनके एक ऑडियो भी आया है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अब जो है एक पहल करनी चाहिए सरकार की तरफ से, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म पे आके आप बात करना चाहते हैं। आप हथियार छोड़ने की शर्त अगर मान रहे हैं तो, नहीं तो फोर्स अपना काम कर रही है। और आज आप देख रहे हैं कि सुकमा जिले के कई ऐसे इलाके हैं, बस्तर के से कई इलाके हैं जहाँ माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, वहाँ जवान मौजूद है, वहाँ आज शासन की योजनाएं पहुँच रही है। कहीं ना कहीं आज की जो स्थिति बनी है, आज जो माओवादी जिस स्थिति में है उसके पीछे पिछले 2 साल से, और कहना चाहिए पिछले कई सालों से सरकारें काम कर रही है, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरीके से, जिस रफ्तार से फोर्स आगे बढ़ रही है, जिस रफ्तार से फोर्स का मनोबल बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आज जो माओवादी जिस स्थिति में है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आज ऐसे इलाकों में सड़कें पहुंच रही है, जिन इलाकों में जवान या आम आदमी जाने के लिए डरते थे, जा नहीं पाते थे, उस इलाके में आज सड़कें चली गई है, नेटवर्क स्थापित हो गया है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन माओवादियों को नहीं मिल रहा है, जिसका ये सबसे बड़ा कारण है कि माओवादी आज इस स्थिति में आए कि उन्हें ये पत्र लिखना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि पत्र की भाषा भी देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं माओवादियों का कॉन्फिडेंस भी डाउन दिख रहा है। तो ये इस पोजीशन में माओवादियों को लाने के पीछे सबसे बड़े जो है सुरक्षा बल का जो काम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम भूमिका है। सुरक्षा बल के जवान जो है लगातार इन इलाकों में काम कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि कभी एक ऐसा कहा जाता था कि बस्तर में हमेशा जवान ही शहीद होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये माहौल बदला है, माओवादियों की मारे जाने की संख्या बहुत वो है। और एक और सवाल है मेरा, पिछले 2 दिन से लगातार सवाल आ रहा है कि ये पत्र जो है 15 अगस्त के लिखा गया था, 1 महीना बाद क्यों? तो अब इस 1 महीने का पूरा घटनाक्रम अगर देखेंगे कि 1 महीने में माओवादियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 3 सीसी मेंबर, एक सीसी मेंबर गरियाबंद में मारा जाता है, दूसरा सीसी मेंबर झारखंड में मारा जाता है, तीसरी जो सबसे बड़ी सुजाता सीसी मेंबर है जिनको हम जान भी रहे हैं, वो तेलंगाना में उसने सरेंडर कर दिया है। तो सोचो माओवादियों पर कितना दबाव है, क्योंकि सीसी मेंबर उनके लिमिट रहते हैं। और ऐसे कई नक्सली आज भी जो है लगातार जवानों के संपर्क में सरेंडर करना चाह रहे हैं। ये इतना दबाव जो है माओवादियों पर है, कहीं ना कहीं आनंद फान में जो लेटर जारी किया गया इसके पीछे सबसे बड़ा ये कारण है। आप सुनीता की बात कर रहे थे, सुजाता की बात जो है वो मजमूदार की पत्नी हुआ करती थी, और अभी जिसने लेटर जारी, किशन जी की पत्नी हुआ करती थी। और लेकिन अभी जो लेटर जारी किया है अभय ने, उसकी भाभी है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब अभय की भाभी ने आत्मसमर्पण किया और लगातार जो बस्तर में रहने वाले जो माओवादी हैं वो मारे जा रहे हैं, उनकी जब मारे जाते थे, उनकी बीच में जो मुठभेड़ होता था, तब ये जो हथियार रखने की बात होती थी, शांति वार्ता की बात होती थी, इस बात को लेके कभी नक्सलियों के बड़े लीडर कभी जिक्र नहीं करते थे। लेकिन आज जब उनके बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, खासकर वो लीडर जो आंध्र प्रदेश और वरंगल जैसे जगहों से ताल्लुकात रखते हैं, वो लोग मारे जा रहे हैं, तब जाकर नक्सलियों को अब लगता है, उनकी जान के ऊपर जब आ गया है, तब उनको लगता है कि अब शांति वार्ता कर लेनी चाहिए, हम हथियार रखेंगे। सलीम भैया, चैनल आपका है, पहले तो आपका भी धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया। एक सवाल आपसे भी है
इससे पहले भी शांति वार्ता जो था हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना में, जो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। उस शांति वार्ता और आज के शांति वार्ता को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उस वक्त भी बड़े बड़े लीडर जो थे उन्होंने बैठक को रखा था, बैठक में उपस्थिति भी हुए थे, लेकिन क्या कारण था कि 20 साल बीत गए हैं फिर कुछ हो नहीं रहा है इस पे, और अब नक्सली चाह रहे हैं कि फिर से शांति वार्ता हो, सीज फायर की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो तेलंगाना में उस समय के जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, उस समय जो बैठक हुई थी शांति वार्ता को लेकर, वो बैठक में बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली खामियां रही हैं सरकार की तरफ से। जो विश्वास के तहत जो माओवादी लीडरों को उस बैठक में बुलाया गया था, उसके बाद एक कुछ घटना भी हुई। उसके बाद से ये जो शांति वार्ता जो होनी चाहिए थी, वो उस व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से वो फेल हो गया। तो माओवादियों में भी एक अविश्वास जो सरकार के प्रति जागा था, वो उसके बाद से वो लगातार बस्तर और झारखंड जैसे इलाकों में वो फिर से माओवाद को बढ़ावा देने लगे थे। वो तो शांति वार्ता विफल हो गई। और अब जो शांति वार्ता की बात कही जा रही है, और लगातार सरकार की तरफ से, पहली बात तो ये है कि अच्छी बात ये है कि भाजपा की सरकार ने, जैसे ही सरकार सत्ता में आई छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि चाहे वो आप वीडियो कॉल के माध्यम से हो या जो भी माध्यम हो, आप सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर के तहत जो भी सुविधाएं होंगी वो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी, पहला तो ये। और सरकार ने भी एक 2025 का जो नक्सलवादी जो पुनर्वास जो योजना है, उसमें भी उन्होंने एक बेहद अच्छे तरीके से उसको एक पॉलिसी बनाई, जिसके तहत सरेंडर करने वालों के लिए अलग अलग तरीके से एक वर्गीकरण किया गया था। उसके तहत उन्हें इनाम भी दिया जा रहा था, और कई सरकारी योजनाएं और कई सुविधाएं देने के दावा किया गया, और हो भी रहा है। धरातल पे हम देख भी रहे हैं, लगातार सरेंडर हो रहे हैं, बस ये योजना के आने के बाद हो रहा है। इसमें बड़ा सवाल ये है कि जो अब सीज फायर किया जा रहा है, जब सरकार ने उन्हें मौका दिया, ठीक है, सरकार ने ये नहीं बताया कि सरेंडर होने के बाद उनके लिए क्या योजनाएं बनाई जाएंगी और माध्यम क्या होगा। अगर सरेंडर करते भी, चाहे वीडियो कॉल हो या कोई भी माध्यम से, उसके बाद सरकार क्या करेगी, ये क्लियर नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक माओवादी संगठन में भी ये चीज़ें रही होंगी कि सरकार क्या करेगी, और माओवादी संगठन ने भी कभी इस चीज़ को आगे बढ़कर नहीं आया कि चलो सरेंडर किया जाए। अब जो सरेंडर करने के लिए बात बार बार आ रही है, ये आपने एक बात सही कहा कि जो बड़े कैडर के नक्सली जब मारे जा रहे हैं, जैसे बसवा राजू मारा गया, चलपति मारा गया, और बड़े कैडर के जब फोर्स ने सीधे तौर पर आकर जब उनके जो थिंक टैंकर्स को स्ट्राइक किया, हिट किया, तब कहीं ना कहीं ये जो माहौल अब बन रहा है, 40 सालों के माओवाद संगठन का इतिहास है, ये जो समय जो चल रहा है माओवादी संगठन का सबसे कमज़ोर समय है और सबसे बिखराव का जो समय है, इसे आप कह सकते हैं। और जिस तरह से मैं अभी वही बता रहा था कि बड़े जो थिंक टैंकर्स हैं, जब फोर्स वहाँ हिट करने लगी, तब ये कहीं ना कहीं आकर ये अब सरेंडर करना चाह रहे हैं, सीज फायर करना चाह रहे हैं। लेकिन इनके भरोसे में पिछले 40 सालों से बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में जो युवा जुड़े थे, जो भी क्रांति इन्होंने दिखाया, जैसा भी जो भी चीज़ें बताई गई, बस्तर को बस्तर राज बनाया जाएगा अलग से स्टेट के लिए, और जो भी जल जंगल ज़मीन के लिए बातें की गई, जो युवा जो उस रास्ते पे चल निकले थे, उनकी भी मौतें हुई हैं, कई मुठभेड़ों में मारे गए हैं, चाहे वो बीजापुर में हो, नारायणपुर में हो या सुकमा ज़िले के अंदरूनी इलाकों में हो, लेकिन मुठभेड़ें हुई हैं, बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। जब तक ये स्थानीय जो युवा जो मारे जा रहे थे, स्थानीय जो आदिवासी मारे जा रहे थे, तब सीज फायर को लेकर या युद्ध विराम को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं की गई थी। मैं एक न्यूज़ स्टोरी कवर कर रहा था मैं इंटरव्यू में, जब यहाँ के जो बड़े आदिवासी नेता हैं मनीष कुंजाम, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक कुछ साल पहले ही बड़े कैडर के नक्सलियों के साथ उन्होंने बैठक की, और बैठक करके उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि किसी भी माध्यम से आप सरेंडर कर लें। एक बात आई थी, लेकिन उस समय उस समय के जो नेता थे, अब नाम नहीं बताना चाहूँगा, उस समय जो बड़े कैडर जो नक्सली रहे हैं, संगठन को जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आखिरी हथियार तक और आखिरी नक्सली जो भी रहेगा तब तक हम लड़ेंगे, मतलब आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। लेकिन वो जो समय था और आज का जो समय है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। अगर उस समय अगर सरेंडर कर लेते, सरकार उस समय भी भाजपा की रही, तीसरा कार्यकाल था ऐसा मुझे याद आ रहा है भाजपा का जो रमन सरकार में, तो उस समय अगर कर लेते, आज बस्तर में जो हालात बने हैं वो हालात नहीं बनते। पहले जो छावनी में तब्दील हुआ, उनका भी यही सवाल था, जवाब यही था मनीष कुंजाम जी का, कि उन्होंने
इस चीज़ को समझा है, क्योंकि लंबे समय से इस इलाके को देखते आ रहे हैं। तो जो हालात अब जो बने हैं वो बेहद ऐसी स्थिति में हम बस्तर को आज देख रहे हैं, जो बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश में गिना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं। लेकिन अब जो माओवाद जो ख़त्म होने की स्थिति में अब जो पहुंचा हुआ है, अब कई ऐसे युवा जो आदिवासी युवा जो मारे गए हैं, उसके बाद अब सरेंडर करना, तो अगर आप सवाल खड़े करता, पहला है। दूसरा, अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर करना चाहिए, आपको शर्त नहीं लगानी चाहिए। अब आप उस स्थिति में नहीं है कि आप शर्त लगा कर सरेंडर करें। सीधे सीधा तौर पे आप सरेंडर कर दीजिए किसी भी माध्यम से। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सरकार और आपके बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हैं। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट भी, माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने जब कररेगट्टा में जो ऑपरेशन चलाया जाता, उस समय एक पहल हुई थी। तो मेरा सीधा सीधा एक मानना यह है, क्योंकि मैं लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ, जो हालात बस्तर में बने हैं आज, कई इलाकों में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं आज भी नहीं मिल रही है। पुलिस कैंप लगाकर वहाँ सुविधाएं पहुँचाना पड़ रहा है, वो भी आज़ाद भारत में। तो आप समझिए कि वो हालात कैसे रहे हैं। और लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में फोर्स जरूर वहाँ पहुँच रही है। और आप, हाँ, एक चीज़ और ये भी है कि आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं, और हत्याएं भी बराबर कर रहे हो आप, ठीक है। सिरसेट्टी में 2 ग्रामीणों की हत्याएं कर दी है, शिक्षा दूतों की हत्या कर दें। पिछले 5 साल की अगर आंकड़ा हम निकालते हैं तो 9 शिक्षा दूतों की हत्या हुई है। ये वही शिक्षा दूत हैं जो बस्तर के उन इलाकों में शिक्षा की अलग जगाने के लिए तैयार हुए थे, जो सलवा जुड़ूम के बाद से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। उनका कोई कसूर नहीं है, मुखबिरी कर रहे थे, जैसा आरोप लगता है। हो सकता है कि वो मुखबिरी कर रहे होंगे, लेकिन उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था। हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, अराजकता पुलिस की तरफ से भी हुई है। जुड़ूम के समय बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। उस समय मैं नया पत्रकार था, मैंने कुछ खबरों को देखा, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं। बट बताते हैं कि एंड ऑफ द डे आप जो देखने हो तो आपके हाथ में शून्य नज़र आता है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि जब बड़े कैडर नक्सली जब मारे जा रहे हैं तो आपको सीज फायर दिखता है। यहाँ के, अगर आप बस्तर के लिए आए थे, इन आदिवासियों के उत्थान के लिए आप काम कर रहे हो, तो कम से कम सबसे पहले वो जब मारे जा रहे थे तब आपको ये सीज फायर की बात करनी चाहिए, हथियार डालना था। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि बस्तर में जो है नक्सली और सुरक्षा बल के बीच में हमेशा बस्तर के ग्रामीण जो है पीसते हुए आए हैं। और लगातार हमने देखा भी है, आपको याद होगा एर्राबोर का कांड, जहां जब पूरा एर्राबोर को जला दिया गया था, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय आदिवासियों को हुआ था। और जो सलवा जुड़ूम को लाया गया था, जब स्वर्गीय महेंद्र कर्मा ने लाया था, तब भी एक ये हुआ था कि बस्तर में नक्सलवाद तेजी से बढ़ रहा था और उसे रोकने के लिए जो है सलवा जुड़ूम लाया गया था। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या बस्तर में फिर से वो शांति आएगी? क्या बस्तर में जो विकास सालों से, दशकों से रुका हुआ था, वो विकास फिर देखने को मिलेगा? लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि नक्सली अगर हथियार रख देंगे, सोचिए एक सवाल है, अगर नक्सली हथियार रख देंगे तो क्या नक्सल विचारधारा खत्म हो जाएगा? क्या लगता है सतीश भैया, नक्सल विचारधारा और बंदूक की लड़ाई में कितना अंतर है? देखिए, बंदूक की लड़ाई और विचारधारा में बहुत अंतर है। बंदूक की लड़ाई में आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। बंदूक की लड़ाई में नुकसान जो है यहाँ के आदिवासियों का हो रहा था, चाहे वो हमारे जवान अगर शहीद हो रहे थे या फिर नक्सली मारे जा रहे थे, नुकसान आदिवासियों का हो रहा था, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं इस युद्ध में आज भी वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो आप हथियार से तो कुछ चीज़ हासिल नहीं कर सकते हो। अगर आप विचारधारा की लड़ाई अगर आप लड़ रहे हो, अगर आप विचारधारा के तहत आपने अगर संगठन बनाया है, तो आपको उन विचारधाराओं पर कायम रखना था, हथियार अपने हाथ में नहीं लेना था। और जब हथियार आप अपने हाथ में लियो, आप मुखबिर के नाम से आप उन इलाकों में बच्चे न पढ़े तो शिक्षा दूत की हत्या कर रहे हैं, उन इलाकों में स्कूल भवनें ध्वस्त कर रहे हैं, ये किसी का फ़ायदा इससे नहीं हो। आज बस्तर का जो नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं जितना नक्सलवाद जिम्मेदार है, उतना कहीं ना कहीं सलवा जुड़ूम भी जिम्मेदार है। सलवा जुड़ूम का दौर क्या चला, उस समय भी यही था कि यार ये नक्सली समर्थक है, ये गाँव नक्सली समर्थक है, इसको मारो, इसको काटो, ये करो। तो क्या हुआ, लास्ट में सलवा जुड़ूम बंद हुआ। एक ग्रामीणों का जो विश्वास था कि अब नक्सलवाद खत्म होगा, हम इस संगठन से जुड़े हैं, काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, रातों रात हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे आ गए। वो सड़कों पे रह गए, लास्ट में कुछ नहीं हुआ, उस आंदोलन का कोई फ़ायदा हुआ ही ना।
फ़ायदा आज हो रहा है। फ़ायदा आज किस बात का हो रहा है? आज जो सरकार काम कर रही है, आज सरकार उन इलाकों में कैंप खोल रही है और सरकार उन इलाकों में कैंप खोलने के बाद में सड़कें पहुंचा रही है, नेटवर्क पहुंचा रही है, स्कूलें पहुंचा रही है। वो विश्वास दिला रही है कि जो पहले आप धोखा खाएं वो इस बार नहीं होगा। इस बार नक्सलवाद का खात्मा होगा। इस बार जो आपके अधिकार हैं, आपको जो योजनाएं मिलनी चाहिए वो इस बार आपको ज़रूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि आज जवानों पर लोग विश्वास कर रहे हैं, ग्रामीण विश्वास कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा रहे हैं। आप देखेंगे कि कहीं भी माओवादी आ रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन सूचना जवानों के पास पहुँच रही है, जवान ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, बड़ी सफलता मिलती है। सफलता कैसे मिल रही है? बिना इन्फॉर्मेशन के सफलता मिल ही नहीं सकती। आप जंगल में आप कैसे पता लगाओगे कि कहाँ नक्सली है, कहाँ नहीं है? कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? वही ग्रामीण इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो ग्रामीण कभी माओवाद के लिए काम कर रहे थे। तो आप ये समझो कि कितना तेज़ी से यहाँ का जो विकास, जैसे जैसे विकास अंदर इलाकों में जा रहा है, आज ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं। आज ग्रामीणों के बैंकों में खाते हैं, अकाउंट है। आज ग्रामीण 4 पहिए से जिला मुख्यालय आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो ये फैक्ट है कि आप हथियार बस छोड़ दो, विचारधारा तो पहले भी चलती आई है, विचारधारा की लड़ाई आगे भी चलेगी। विचारधारा कभी खत्म नहीं होता है। आज आप बात करो सिर्फ जो हथियारबंद नक्सली है वही क्या माओवाद के विचार रखते हैं क्या? और भी लोग हैं जो डेमोक्रेसी पार्टी में, उनका भी विचारधारा नहीं मिलता है। तो आप विचारधारा की लड़ाई तो ये पहले भी चली और आगे भी चलती जाएगी। बस ये हथियार डाल दें तब कहीं जाके बस्तर में शांति आएगी। विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक चीज़ है, मुझे आज भी याद है कि मैं 2 चीज़ आपको बताता हूँ। रायपुर में एक पत्रकार के साथ मेरी बात हो रही थी, बहुत लंबी बात हुई थी। उसने कहा था कि बस्तर का माओवादी, हम बस्तर के माओवादी को तालिबानी आतंकवाद से तुलना करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो आतंकवाद है वो सीधे केवल एक शब्द कहते हैं, अल्लाह अकबर, और आदमी का हाथ, पैर, सिर सब धड़ से अलग कर देते हैं। और वही चीज बस्तर के माओवादी करते हैं। उस पे उनको जो है किसी पे रहम नहीं आता है। रहम नहीं आने का कारण भी यही है कि वो अपना जो क्या हम कह सकते हैं कि अपने ग्रामीणों के बीच में जो अपना भय है उसको कायम रखते हैं। और दूसरा ये है कि लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि नक्सली एक तरफ पर्चा जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर से ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। तो इसको रोकना होगा, इसको बंद करना होगा। और जो मुठभेड़ हो रही है वहां पे अगर नक्सली शहर के पास पहुंच रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब हम मारे जाएंगे या हमें अब आत्मसमर्पण करना चाहिए, सरकार से बात करना चाहिए, तो बिल्कुल उनको आके सीधे किसी ना किसी माध्यम से उनको आके सरकार के सामने, पुलिस के सामने या पत्रकारों के सामने अपनी बात रख के उनको सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी रहा है कि बस्तर की लड़ाई में, जो बस्तर का लाल आतंक का लड़ाई था, उसमें केवल जवान, ग्रामीण यही नहीं मारे गए हैं, विकास मारा गया है, बस्तर का पत्रकार मारा गया है, बस्तर की आत्मा मारी गई है, बस्तर का नाम मारा गया है, बस्तर की कई सारी चीजें मारी गई है। लेकिन अब भी एक सवाल ये उठता है कि ग्रामीण करते हैं अब सवाल, क्योंकि जो नक्सलियों का विचारधारा है उनके मन में बैठा हुआ है, तो सवाल करते हैं कि क्या अब माओवादी अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारा जल जंगल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लग जाएंगे। तो इस सवाल को सलीम भैया आप कैसे जवाब देंगे? क्योंकि क्या विकास के मायने में बस्तर के पहाड़ खोद देना, बस्तर के जल जंगल जमीन को नष्ट कर देना, बस्तर के आदिवासियों को मार देना या उनको अपने काबू में रखना, एक बोलते ना कि जैसे एक घड़ा में बंद करके रखे हैं वैसा रखना, क्या विकास के मायने को सिद्ध करेगा? पहले तो मैं तालिबानी आतंकवाद को लेकर बोलना चाहूँगा। और माओवाद और आतंकवाद में बहुत फ़र्क है। ठीक है, माओवाद एक स्थानीय जो व्यवस्था है, जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर और उनकी जो हक को लेकर जो लड़ाई है, उसके लिए माओवाद ने जन्म लिया था। आतंकवाद एक अलग शब्द है, ठीक है, वो धार्मिक लड़ाई है, उसको इसके साथ जोड़ना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, पहला तो। और दूसरा, विकास के बारे में जो कही जा रही है, अगर खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अगर आप मान ले कि ये विकास का पैमाना है नापने का, तो ये गलत है। हमारे यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस बने हैं, नेताओं ने घोषणाएं की और कॉलेजेस बिल्डिंग बना दिया, और उन कॉलेजेस में आप जाके देखेंगे टीचर्स नहीं है, फैकल्टीज नहीं है, ठीक, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो अगर आप बिल्डिंग दिखा के कह देंगे कि नहीं हमने सुकमा जैसे सुदूर इलाके में वो बिल्डिंग बना दी है, कॉलेज शुरू कर दिया, लेकिन वो कॉलेज शुरू करने से फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप वहाँ पे टीचर्स नहीं देंगे। और बच्चे जो अंदरूनी इलाके के जो बच्चे हैं, जो गोलापल्ली, किस्टाराम, उन इलाकों से 12th पास आउट होते हैं,
जब मुख्यालय पहुंचते हैं, चाहे वो कुंटा हो, सुकमा हो, तो टीचर्स जब तक नहीं होंगे, जब उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक आप नहीं कह सकते कि आपने विकास 100% किया है, पहला। और जिस तरह से जो माओवाद को ख़त्म करने के लिए जो बीड़ा उठाया गया, निश्चित तौर पर इस सरकार ने, केंद्र सरकार चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार प्रयास किया और ईमानदारी से प्रयास किया गया है। लगातार सूचनाएं बढ़ाई गई, ह्यूमन इंट था, टेक्निकल इंट हो और लोकल इंट हो, पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और आज जो विश्वास ग्रामीणों में जगा है, वो विश्वास से आज माओवाद संगठन कमज़ोर हुआ। और दूसरा ये भी है कि माओवाद संगठन के कमज़ोर होने के पीछे ग्रामीणों का जो समर्थन था, वो अब ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे बस्तर के जो आदिवासी हैं वो कहीं ना कहीं पानी की तरफ बहने वाले लोग हैं। पानी जिस दिशा में, मतलब कहना ढलान जिस तरफ है, उस तरफ वो बह जाते हैं, क्योंकि जो ताकतवर रहा है उसने राज किया है आदिवासियों के ऊपर, वही होता आया है। तो अभी फोर्स जो है, सरकार जो मजबूती, उनकी जो स्थिति है जो बहुत मजबूत है, तो ग्रामीणों को भी समझ में आ गया है कि अब इनके साथ जाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी देखा है ना, 40 सालों से वो देखते आ रहे हैं। पुअर्सी जैसे इलाके में आज स्कूल नहीं है, झोपड़ियों में स्कूल संचालित करना पड़ रहा था। स्कूलें तो कई सालों से बंद पड़ी थी, शिक्षा दूतों ने आने के बाद उन्हें स्कूल संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई। तो बच्चों को आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, राशन उनको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे परिस्थितियों में ग्रामीण क्या करेंगे? वो आएंगे, किसी न किसी के समर्थन में सपोर्ट करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी उनको मिले। बट बस्तर के आदिवासियों को कहीं ना कहीं सरकार ने भी उनको उस हालत में छोड़ा है, और वो जो आज जो हालात दिखते हैं एकदम, ये कह सकते हैं कि बस्तर के आदिवासी अनपढ़ हैं और शिक्षा से बहुत दूर हैं, वो समझते नहीं हैं इन हालातों को, और वो वैसे ही रहना चाहते हैं। वो वैसे ही रहना नहीं चाहते हैं, वो सरकार ने वैसे बना दिया है उनको कि वो वैसे ही रहेंगे, वो वैसे ही रहते आएंगे। सलवा जुड़ूम को शुरू करने के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो आदिवासियों का हुआ है, सलवा जुड़ूम के समय हुआ। आप उस जुड़ूम के दरमियान पूरा गांव का गांव खाली हो गया, और सरकार ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि उनको ले जाके दोबारा शिफ्ट करके उनको विस्थापित किया जाए। आज भी सैकड़ों लोग तेलंगाना बॉर्डर पर और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में जाके बस गए, वो आना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे राशन कार्ड बन गया, वोटर आईडी कार्ड उनके बन चुके हैं, आधार कार्ड उनके बन चुके हैं, वो आना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। क्यों आएंगे? अब यहाँ कोई सुविधाएं थी नहीं उस समय। अब जो आज भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास बस कागजों में दिख रहे हैं। कुछ प्रयास अच्छे हो रहे हैं, मैं उस बात से मैं वो नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये भी है कि आप पलायन नहीं रोक पा रहे हो। आप इतने सालों से रोजगार की व्यवस्था नहीं है। गांव में क्या रोजगार की व्यवस्था है बताइए? अगर आप बोलोगे पलायन हो रहा है, मैं भी देख रहा था 2 दिन पहले, यहाँ की एक नेत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाएं, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो बाहर चले जा रहे हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। ठीक है, अच्छे संस्कार देने चाहिए भाई। इंस्टाग्राम से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं ना, रोजगार की व्यवस्था क्या कर रहे हैं? बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? बिल्कुल, पलायन वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भी जो है, अगर हम बात करें तो जो सलवा जुड़ूम के बाद लगभग दंतेवाड़ा और बीजापुर के 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण जो है वो बस्तर छोड़कर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में जाकर बसे हैं, और उनके पलायन को रोकने के लिए और उनको वापस लाने के लिए जो है सरकार कई बार प्रयास करी, लेकिन बस्तर में जिस प्रकार से जो नक्सलवाद का अंत नहीं हो पा रहा था, खत्म नहीं हो पा रहा था, उसके चलते, डर के चलते, भय के चलते, और जो शासन द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को ना पाकर वो जो ग्रामीण जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जाकर बसे हैं वो आना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात ये भी है कि हम लगातार जो है अब आप सभी के सामने कई सवालों के जवाब रखेंगे, कई सवाल आप करेंगे तो हम उनके जवाब देंगे। आप जब इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके मन में भी कई सवाल आएंगे, उस सवाल को आप बिल्कुल हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसके जवाब देंगे और जिम्मेदारों से उस सवाल का जवाब पूछेंगे कि बस्तर आज जब बदल रहा है तो इसके पीछे विकास कैसा होगा। क्योंकि हमने पहली बार देखा कि जो प्रदेश के गृह मंत्री है अमित शाह, केंद्र के जो गृह मंत्री है अमित शाह, प्रदेश के गृह मंत्री जो है विजय शर्मा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय, वो लगातार बस्तर में दौरा करते आए हैं। पुअर्ती गए, टेकलगुडेम गए, यहाँ तक मुलेर पहुंचे, और ना जाने कितने जगहों पे हो गए हैं। आपको बता दूं, केवल मैं अगर सुकमा की बात करूं तो 2012 से अब तक 71 कैंप खोले गए हैं।
सोचिए 71 कैंप, एक कैंप में कितने सिपाही होते होंगे, कितने सीआरपीएफ के जवान होते होंगे, और ऐसे 71 कैंप खोले गए हैं। और 2012 से अब तक की अगर बात करूं तो केवल नक्सल मुखबिरी बताकर लगभग 74 ग्रामीणों की हत्या इन नक्सलियों ने की है। तो सोचिए एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आज हम नक्सल समाप्ति की बात कर रहे हैं, नक्सलवाद के आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं, नक्सलवाद के अंत की बात कर रहे हैं, और नक्सलवाद के कहने जो पत्र के अनुसार उन्होंने सीज फायर की बात की है उसकी बात कर रहे हैं, तो सवाल कई खड़े होते हैं। और इस सवाल के जवाब देने के लिए हम आपके सामने आएंगे और जिम्मेदारों से बिल्कुल सवाल करेंगे। और ये जो हमारी बातचीत थी वो इसलिए थी क्योंकि हम इस वक्त घने जंगलों के बीच जो है घूम रहे हैं, क्योंकि हम भी रिपोर्टिंग करने आए हुए थे। और रिपोर्टिंग के बाद जो है हमें लगा कि अब हमें एक बार उस पत्र पे भी चर्चा करनी चाहिए जिस पत्र को नक्सलियों ने जारी किया है, और उन्हें आह्वान किया है कि ये जो उनका पत्र है वो नक्सलियों के सदस्य जो जंगलों में हैं उनके तक पहुंचाया जाए। लेकिन एक सवाल ये भी है, जब अभय ने इस पत्र को जारी किया तो क्या बस्तर के जो स्थानीय नक्सली हैं, जैसे हम बात करेंगे देवा की, हिड़मा की, केसा की, भीमा की, सुनीता की, भीमे की, ऐसे कई नक्सली हैं जो अब भी बस्तर के जंगलों में हैं, उन तक शायद ये बात नहीं पहुंच पाई है कि वो भी जो है हथियार रखना चाहते हैं। ये वो हिड़मा है, वो देवा है, वो केसा है जिन्होंने ना जाने कितने जवानों की हत्या की है, ना जाने कितने रणनीति बनाए हैं, और ना जाने कितने ग्रामीणों की हत्याएं की हैं। तो क्या अगर वे हथियार रखते हैं तो सरकार इस पे क्या रिएक्ट करेगी, जनता इस पे क्या रिएक्ट करेगी, और नक्सलवाद खत्म होगा तो बस्तर कैसा होगा? कई सारे सवाल हैं। आपको आपके मन में भी अगर कोई सवाल आ रहा होगा तो बिल्कुल बेझिझक इस न्यूज़ लाइब्रेरी पे आप सवाल करिए, और आपके सवाल को जिम्मेदारों से पूछा जाएगा और उसका जवाब आपके सामने रखा जाएगा। धन्यवाद।